हेलो डियर स्टूडेंट्स, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में JCERT हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 3 आरंभिक किसान एवं चरवाहे को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साक्ष का भोजन के बारे में समझेंगे। यहाँ समझना है कि साक्ष नाम का एक लड़का है और जब साक्ष को घर में नानी ने चावल, दाल और सब्जी परोसा तो वह थोड़ा उदास हो गया। तब नानी ने उसे समझाया कि किसान बड़ी मेहनत से इन अनाजों को पैदा करते हैं। साक्ष ने कहा, किसानों ने आखिर कब से इन अनाजों का उत्पादन प्रारंभ किया? तब नानी ने प्राचीन इतिहास के बारे में बताना शुरू की। तो दोस्तों, ये था साक्ष का नानी के साथ वार्तालाप। अब हम लोग इस पाठ का कहानी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया है। अपने भोजन व जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पहले लोग आखेटक का जिंदगी जीते थे। उस समय वह झुंड में रहता था। झुंड में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे रहा करते थे। इतिहासकारों ने उन लोगों को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा। इसके बाद इन्होंने कृषि करना एवं पशुपालन करना सीखा। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला। तो अब हम लोग कृषि की शुरुआत को समझेंगे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था और इस क्रम में आदि मानवों ने देखा होगा कि कुछ पौधों के पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरन के पश्चात नए पौधे उग आते हैं। यह घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं थी। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं अर्थात घरों के समीप बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए ताकि वे पौधे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बने। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है, उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है। यही कारण है कि वे अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। तो दोस्तों, ये सारी बातें साक्ष के नानी ने साक्ष को बताई। आई होप आप भी इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग पशुपालन की शुरुआत को समझेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या
बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे एवं झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव अपने घर के आसपास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते थे। धीरे धीरे ये जानवर भी मानवों से परिचित होने लगे होंगे। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीखा। सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया। यह बहुत ही स्टार पॉइंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा कुत्ता। आगे चलते हैं। धीरे धीरे वे गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं सूअर आदि का पालन करने लगे। अब वे पशुपालक कहलाने लगे। सबसे पहले वे आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में जाने जाते थे। धीरे धीरे जब वे फसल उगाने लगे तो उन्हें किसान कहा गया, और धीरे धीरे जब वे लोग पशुपालन करने लगे तो वे पशुपालक भी कहलाने लगे। अगला पॉइंट आपको समझना है, पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थे। बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, यह अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पर पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो यह मिला है आपको बुर्ज होम से। अब यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, सोचिए। लिखा है कि जानवरों से भोजन के अलावा और क्या क्या प्राप्त होता रहा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पहिया यानी व्हील का आविष्कार। कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा। वह पहिया बनाने को प्रेरित हुआ होगा। कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत काटने आदि में भी किया जा सकता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले किस तरह का पहिया बनाया गया था। पत्थर का पहिया इस तरह का बनाया गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इस तरह से लकड़ी का बनाया गया। इसके बाद इस तरह का लकड़ी का बना। इसके बाद देखिए फिर इस प्रकार आया और आज हम लोग इस तरह का पहिए का प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र 3.1 में दिया हुआ है, अलग अलग कालखंडों में बनाए गए पहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि सोचिए वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सब लोग जानते हैं कि आज पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग इसके अगले बिंदु को देखेंगे। अब हमें जानना है अस्थाई जीवन की ओर। आरंभिक गांव की स्थापना। कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मानव को अस्थाई जीवन जीने के लिए प्रेरित किया होगा। अब वे जगह जगह घर बनाकर रहने लगे। उनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते थे। कुछ लोग जमीन के अंदर भी घर बनाते थे, जिसे गर्तवास, अंग्रेजी में इसे पिट हाउस कहा जाता है। घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्जहोम एवं गुफकराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों पूरा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन। लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधों को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को
बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस हेतु उगाए गए पौधे एवं पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग उसके जंगली नस्ल से छोटे होते हैं। इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन जंगली सूअर के दांत हैं एवं कौन पालतू सूअर के। बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले हुई थी, जो आज भी है। तो यहाँ पर आपको जंगली सूअर की दांत और पालतू सूअर की दांत पहचानने के लिए कहा जा रहा है। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया कि बुर्जहोम एवं गुफकराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों पूरा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रायः उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे, जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करते थे। जैसे मेहरगढ़ गांव बहुत छोटे थे एवं झोपड़ियां एक दूसरे के नज़दीक हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि वे मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। यहाँ देखिए, बुर्जहोम में स्थित एक गर्तवास है। गर्तवास यानी पिट हाउस। आगे समझना है कि कई जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पुरापाषाण काल के औजार की तुलना में अच्छे एवं तेज थे। अतः इस काल को नवपाषाण यानी नियोलिथिक काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुरची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं। ओखली एवं मुसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता होगा। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। इस काल में लोग मृद भांड का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को सजाते भी थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। बाद में वे इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगे। इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों की पशुओं एवं पक्षियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे। कहीं कहीं स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्राहक का काम जारी रखे हुए थे। कहीं कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया था। कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। अब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में समझेंगे। आइए पता लगाएं कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां कैसे मिलती है। पुरातत्वविद सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं कि यह स्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातत्वविदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं, जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। निम्न तालिकाओं से आप यह जान सकेंगे कि पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार तथा अनाज कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
यहाँ स्थल क्या मिला और स्थान। पहला है बुर्ज होम। यहाँ से पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बुनसुली, खुर्ची बेधक आदि, भेड़ बकरी की हड्डियाँ, जौ, गेहूँ, मटर के दाने मिले हैं। और यह स्थान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। चिरांद, चिरांद से मिला है प्रस्तर कुल्हाड़ी, सिलबट, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल और मृद भांड, जो कि बिहार में है। अगला है पयमपली। पयमपली से प्रस्तर कुल्हाड़ी, मृदभांड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि मिला है। और यह स्थान है आंध्र प्रदेश। अगला है गुफकराल। यहाँ से गेहूं एवं दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइयाँ मिला है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद कोल्डिहवा, यह बहुत ही फेमस जगह है। चावल, घड़े, घड़े यानी मटके, पत्थर के औजार मिले हैं। और यह कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यह हम लोगों ने देखा कि किस स्थान से क्या क्या चीज़ मिले हैं। अब हम लोग इसमें कुछ झारखंड के बारे में जानेंगे। झारखंड के सिंहभूम जिला अंतर्गत कई स्थानों से पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाणकालीन पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मानव इस काल में भी इन क्षेत्रों में निवास करते थे। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन खुरचनी, बेफनी एवं बेधक प्राप्त हुए हैं। बारूडी संजय एवं सोननाला के संगम पर स्थित है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े तथा प्रस्तर के कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडी से 3 किलोमीटर पूर्व डुगनी से नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ी एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बोलगारा के निकट बानघाट से नवपाषाण काल की 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय प्रस्तर, 1 प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है। इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खेती के प्रमाण के रूप में गेहूं एवं जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़ बकरी के जीवाश्म, पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की, हड्डियों से बने औजार एवं सुई तथा मृदभांड के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीन बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकोर तथा आयताकार अवशेष भी मिले हैं। चित्र 3.3 में मेहरगढ़ के कब्र से प्राप्त अवशेष को दिखाया गया है। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे। इन घरों का प्रयोग संभवतः अनाजों को भंडारण करने में किया जाता होगा। एक घर ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। मेहरगढ़ में लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवर की हड्डियाँ एवं सामानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतक को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने के चीज़ों के साथ दफनाया
जाता था। कहा जा सकता है कि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को देखेंगे, कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ के बारे में समझेंगे कि कोल्डिहुआ कहाँ है। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी का एक विकसित पूरा स्थल है। औजार के रूप में यहाँ अच्छी तरह से चमकाए गए कुल्हाड़ियाँ, चकियाँ आदि मिली हैं। यहाँ गाय, भेड़, बकरी, हिरन के जीवाश्म मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। कोल्डिहुआ में चावल की खेती होने का प्रमाण मिला है। संभवतः यह विश्व का पहला स्थान है जहाँ चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।